नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है। एक्चुअली पढ़ा नहीं था, पढ़ने वाले थे बट लाइट चली गई थी, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। तो मैंने उसका स्टेटमेंट लिख रखा है यहाँ पे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले समझते हैं बच्चों दोस्तों कि ये बिंदु आवेश आखिर क्या होते हैं। बिंदु आवेश आखिर क्या होते हैं, तो उसको समझने से भी पहले कुछ चीज़ें एक बार रिवाइज करते हैं। जब मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था तो उसमें क्या पता चला था हमें कि जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह का ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से या तो क्या होता है आकर्षण, या फिर क्या होता है दोस्तों प्रतिकर्षण होता है। तो एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण तो होते हैं, पर कोई ना कोई इस पर बल लग रहा होगा जिसकी वजह से या तो आकर्षण हो रहा होगा या फिर प्रतिकर्षण हो रहा होगा। सामान्य रूप से आपको मैं समझाऊं तो आप चुंबक जानते हैं अच्छे से। इसका अगर नॉर्थ एक साइड है, कहने का मतलब क्या है कि सेम ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पास पास होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक चुंबक जिसका एक ध्रुव एस यानी कि साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव इधर है और उत्तरी ध्रुव इधर है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आकर्षण होगा चुंबक में। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब समान आवेश यानी कि समान आवेश, देखिए समान आवेश का मतलब ये होता है कि ये धनात्मक हो और ये भी धनात्मक हो। इनकी जो विमाएँ हैं अगर वो दोनों धनात्मक होती हैं तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल में देखा था फर्स्ट क्लास में। और वैसे ही क्या हो कि अगर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ये धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, तो इस केस में क्या होता है, आकर्षण, है ना। तो बात इसमें समझने वाली ये है कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी न किसी बल के कारण हो रहा होगा, या फिर ये बोल लें कि किसी न किसी बल से या तो आकर्षित हो रहे होंगे या फिर प्रतिकर्षित हो रहे होंगे। इसको समझने के लिए आप उस उदाहरण को याद करिए जब आप बचपन में रेलगाड़ी खेला करते थे। उसमें क्या करते थे कि अगर दोनों हैंड ऐसे पकड़कर हम खींचते थे तो जो भी ग्रुप जीतता था तो उसको किसी न किसी बल से खींचता था, या एक तरह से कह सकते हैं कि अट्रैक्ट हो जाते थे, वो खींचा जाते थे, है ना। और अगर किसी तरह से गलती से अगर आपका हाथ छूट जाता था, उस केस में क्या होते थे कि दोनों ही ग्रुप क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। तो वहां पे एक तरह से आप समझ सकते हो कि प्रतिकर्षण होता था। तो ये उदाहरण बताने का मतलब ये है कि जब आप उनको अट्रैक्ट करते थे तो उस वक्त क्या होता था कि वो फोर्स लगाते थे, आप बल लगाते थे, बल लगाकर क्या करते थे, आप अट्रैक्ट करते थे या फिर खींचते थे। इसमें भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो देखिए अब समझते हैं हम लोग कि बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश को समझते हैं तो ऐसा आवेश, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि छोटा से छोटा आवेश, अगर एक आवेश मैं यहाँ पे रख देता हूँ और एक आवेश यहाँ पे रख देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ Q1 और इसका नाम दे देता हूँ मैं Q2। तो ये इतने छोटे आवेश होते हैं कि अगर इनके बीच की दूरी को देखा जाए, अगर इनके बीच की दूरी को मैं फिलहाल अगर r ले लूँ कि इनके बीच की दूरी कितनी है, r सेंटीमीटर है या फिर r मीटर है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो आवेश हैं इसकी दूरी की तुलना में बहुत छोटे होंगे। इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इंडिया में मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के किसी व्यक्ति के बीच की दूरी, तो जो दूरी है और हम लोगों की जो साइज है या हाइट है, ये बोल सकते हैं हमारा जो आकार है, वो इसकी दूरी की तुलना में क्या है, नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है ना। दूरी की बात की जा रही है। तो बिंदु आवेश ऐसे आवेश होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनके बीच की जो दूरी होती है उसकी तुलना में नगण्य होते हैं, बिल्कुल जीरो के बराबर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं बिंदु आवेश। तो अब ये तो समझ में आया कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। तो अभी कूलाम भाई साहब कौन थे, इन्होंने, इस महोदय ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा कि जो बिंदु आवेश होते हैं, तो हमें तो पता है कि हाँ आवेशों के बीच क्या होता है, या तो आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि चलिए हम लोगों ने दो आवेश ले लिया, जैसा इन्होंने कहा, एक आवेश हमने ले लिया Q1 और एक दूसरा आवेश ले लिया हमने Q2, दो बिंदु आवेश ले लिया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ये दो आवेश हैं इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा,
इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। तो आइए समझते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये जो दो आपके बिंदु आवेश हैं और अगर इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी मैं फिलहाल r ले लूं, तो उन्होंने क्या कहा इतनी सी चीज़ के लिए कि इनके बीच लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण से मतलब ये होता है कि अगर ये आपका आवेश है तो ये या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन जब हम परिमाण की बात करते हैं, जब हम परिमाण की बात करते हैं तो उस केस में हम धनात्मक या ऋणात्मक को नहीं देखते, केवल हम ये देखते हैं कि उसका मान कितना है। अगर मैं सीधा सा आपसे बताऊं तो अगर आपके पास -5 लिखा है और एक जगह पे +5 लिखा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका परिमाण लिखने का मतलब है कि सिर्फ 5, यहाँ पर चिन्ह की वैल्यू नहीं दी जाती है जब हम लिखते हैं परिमाण। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि -5 का परिमाण और +5 का परिमाण तो आप बोलोगे 5, सिर्फ आप मान को देखोगे, ये नहीं देखोगे कि उसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। तो उन्होंने क्या कहा कि लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल। तो देखिए इनके परिमाण क्या होंगे, अगर मैंने यहाँ पे आवेश ले रखा है Q1 और Q2 तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि Q1 का परिमाण कैसे लिख सकता हूँ, Q1 का परिमाण बराबर ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए ये इसको हम मॉड पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ते हैं मॉड। अगर मॉड के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि उसका परिमाण हम लिख रहे हैं। परिमाण का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव साइन बोल सकते हो आप, क्लियर। वैसे ही क्या होता है Q2 का परिमाण, Q2 का परिमाण, तो Q2 का परिमाण क्या होगा, मॉड Q2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से काम करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि इनके परिमाण का गुणनफल, तो अब इनके गुणनफल को देख लेते हैं। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू मॉड Q2, ये हो गया गुणनफल। अब ये बोल रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल, तो अगर मैं मान लूँ कि इनके बीच लगने वाला जो बल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद्युत बल। तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल अगर मैं F से लिख दूँ तो मैं क्या लिख दूंगा पहले कि अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर जितना ज़्यादा इनका गुणनफल आएगा उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। मतलब अगर सीधा से यूँ समझिए कि अगर मैं Q1 बराबर उदाहरण के लिए 2 ले लूँ और Q2 बराबर उदाहरण के लिए 3 ले लूँ तो इनका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इनका मान बढ़ाऊँ, अगर मैं यहाँ पर Q1 बराबर वापस 3 ले लूँ और Q2 बराबर 4 ले लूँ तो इस केस में क्या आ रहा है आंसर 12। तो ये इनका कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम इनका गुणनफल करते जाएंगे तो वैसे वैसे बल का भी मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आ भी रहा है उस हिसाब से, क्लियर है। तो अब उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो बल है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, क्लियर है। अब दूसरा क्या कहा उन्होंने कहा कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी क्या है, r है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वर्ग के, ठीक है ना, ये है इसका मेन स्टेटमेंट। तो उन्होंने क्या कह दिया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत मतलब होता है कि 1 के बटे में आप लिख दो तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, अगर सीधा सीधा लिखा हुआ है तो वो अनुक्रमानुपाती हो गया, क्लियर। तो इन्होंने इतनी सी बात कह दी थी अपने इस चार्ज के बारे में। गुलाम महोदय ने क्या कहा उन्होंने कि जब दो आवेश लेते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो इनके जो आवेश होते हैं उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके जो बीच की दूरी होती है ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए समझते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मैं r का मान रखते जाऊं, जैसे मैं पहले क्या रख लिया, r बराबर 1 रखा, फिर क्या रखा 2 रखा, फिर क्या रखा 3 रखा। तो जैसे जैसे अगर मैं वहाँ पे r का मान पुट करते जाऊँ तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, है ना, ऐसा लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि जब इनको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1/9 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि मान यहाँ से घटते जा रहे हैं, है ना। तो r आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे बल उतना ही कम लगेगा। तो उन्होंने सही कहा कि जो लगता है बल, जितना ज़्यादा आप दूरी बढ़ाओगे बल उतना ही कम लगेगा, या फिर दूरी जितना कम करोगे बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। मतलब उल्टा चलता है इस पर। व्युत्क्रमानुपाती पे क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट चलता है। आप ये बोल सकते हो कि अगर इसका मान बढ़ाओगे r का तो f का मान घटेगा, और इसका मान घटाओगे तो f का मान बढ़ेगा। तो ये दो स्टेटमेंट तो क्लियर हो गए। अब क्या मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ? अगर मैं इनको एक साथ लिख दूँ तो क्या दिखेगा आपको, मॉड Q1
इंटू मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दिखेगा। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, एक साथ लिख लिया। बस समझ लीजिए कि ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो वो सीधा सीधा लिखा गया, और आर स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, आपको तो समझ में आ गया है। अब इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए आपको पता है कि अगर आप कभी भी अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो और इक्वल टू लगाते हो, बराबर का चिन्ह लगाते हो, तो कोई ना कोई एक नियतांक आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर नियतांक ले लिया है k, और अब इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, और अपॉन में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा कि f इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ये तो हो गया, इसकी बात ही खत्म हो गई। अब देखिए अगर मैं फिलहाल ये ले लूँ कि मॉड Q1 और मॉड Q2 का भी वैल्यू Q1 Q2 ही है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो देख के पता नहीं चल रहा है कि Q1 प्लस का है या फिर माइनस का है। तो उस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ, या फिर यदि, यहाँ मैं भी लिख देता हूँ यदि मॉड Q1 इक्वल टू Q1 और मॉड Q2 इक्वल टू Q2। मतलब मैंने क्या कर दिया, बस सिंपल सा मान लिया है कि मॉड Q1 का मान Q1 ही है और मॉड Q2 का मान क्या है, Q2 है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले तो ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। यहाँ पे K को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं समानुपातिक नियतांक। क्लियर। तो अब इस K का क्या मान होता है, तो समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे मान लो कि मानना नहीं है, एक्चुअली होता है कि SI मात्रक में जो K का वैल्यू होता है, K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ से K का वैल्यू अगर रख दूँ समीकरण में, जो मैंने रखा है, बाउंड्री कर रखा हुआ है, ये वाला इक्वेशन अगर मैंने यहाँ रख दिया, तो आप क्या देखोगे कि F का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब समझते हैं कि एप्सिलॉन नॉट है क्या। तो होता क्या है बच्चों कि देखिए आपके जो आवेश होते हैं, अगर उनके बीच कोई भी माध्यम नहीं आता है, आप जो प्रयोग कर रहे हो आवेशों को लेकर, अगर उनके बीच कोई रुकावट नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, तब तो ठीक है। उस केस में क्या हो जाता है, ये हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली है ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है ये, विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मतलब कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि मान लीजिए आपने एक आवेश यहाँ रखा, दूसरा आवेश यहाँ रखा। अब इन दोनों आवेशों के बीच आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई प्रयोग कर रहे हो, और इनके बीच ऐसा कुछ मैंने रख दिया, एक अवरोध उत्पन्न कर दिया। अब ये जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु मैं रखा हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ एक विद्युतशीलता होगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, तो इनके बीच में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लेकर, तो यहाँ इनके बीच अगर मैंने कोई माध्यम रख दिया, माध्यम की विद्युतशीलता होती है एक्चुअली, तो यहाँ पे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और जनरली जो सिर्फ एप्सिलॉन जो होता है, इसे हम बोलते हैं माध्यम की। चलिए इसको मैं आगे भी बात करूंगा, उसकी चिंता ना करें। तो बस इतना सा आप समझिए कि विद्युतशीलता का मतलब होता है कि जब एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर उसके बीच कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है, तो उस केस में हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और अगर कोई माध्यम उपस्थित होगा तो हम सिर्फ वहाँ पे क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन ले लेंगे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और इसमें यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई वगैरह वगैरह है, अगर उसको सॉल्व किया जाए तो आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, मान होता है 8 × 8.5 10⁻12। इसके यूनिट भी होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को मैथमेटिकली सॉल्व करना है। और यहाँ पे पाई का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, 3.14। क्लियर। और 4 का तो 4 ही है। तो अगर जरा सोचिए, यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ, F इक्वल टू मैं लिखूँ 1/4 पाई, पाई की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 3 × 14, और एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख लेता हूँ 8 × 8.5 × 10⁻12। ठीक है। और ऊपर लिख लिया जाए Q1 Q2, और इसके नीचे लिख लेते हैं हम लोग आर स्क्वायर। तो होता क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो पूरा, तो उस केस में जो फाइनल निकल के आ जाता है रिजल्ट, वो आता है आपका 9 × 10⁻9, और फिर आपके पास क्या रह गया, Q1
Q2/r²। तो ये आपका एक दूसरा इक्वेशन आ गया बल का। तो अब दो बलों के बीच जो मान लगे बल लगेगा, दो आवेशों के बीच, वो कितना लगेगा, इतना लगेगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। ये तो इसका आंकिक मान हो गया K का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और बात करते हैं कि अगर CGS पद्धति हो गया तो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए CGS पद्धति, आपको SI पद्धति और CGS पद्धति 11th में आप पढ़ रखे हैं, उस वहाँ से आपको मैं बोल रहा हूँ, कोई अलग से नहीं बोल रहा। तो CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में इसमें क्या होता है कि जो K का वैल्यू होता है, जो K का मान होता है वो 1 होता है। तो अगर इस केस में K का मान 1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका F का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू Q1 Q2/r²। या फिर मैं यहाँ से 1 को हटा दूँ तो क्या बचेगा, आपका सिर्फ ये बचेगा। तो अगर CGS पद्धति में कोई वैल्यू दी हुई है आपको Q1 Q2 और R की, तो वहाँ से आप बल का मान डायरेक्ट ऐसे रख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर SI सिस्टम में दिया, SI पद्धति में दिया हुआ है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये था कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।